आज हमारे साथ विनय शर्मा जुड़ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पे, निपॉन एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर और फाइनेंशियल स्पेस में बहुत ही पारंगत नाम। इसीलिए हमारे पास जब भी संदेह होता है, क्वेश्चन होते हैं फाइनेंशियल में क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो सीधे विनय बाबू को हम अपने शो पे आमंत्रित कर लेते हैं। विनय जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा इस स्पेस के बारे में। 6 महीने से कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था, वो है पीएसयू बैंक्स। अच्छे नंबर्स के बाद भी पीएसयू बैंक्स में एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहा था, जो चार्टिस्ट बोलते हैं। इनफैक्ट एसबीआई बढ़िया धमाकेदार नंबर्स के बाद ही 580 लेवल्स क्रॉस नहीं करता था। बीओबी 200 वाला नीचे आ गया था, सीयूबी ने तो ग्रोथ काट दी थी। लेकिन अभी लास्ट 1-1.5 महीने से जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी नए फाइनेंशियल टारगेट्स दिए हैं पीएसयू बैंक चीफ्स को कल की एक मीटिंग में। एक सेंस ये आ रहा है कि एक अच्छे रनअप के बाद जो कंसोलिडेशन आया पीएसयू बैंक्स में, उन्होंने वापस हेल्दी बना दिया है। यहाँ से आपको पीएसयू बैंक्स, क्योंकि आज हम पूरी बातचीत अपनी फाइनेंशियल्स पे रखेंगे अलग अलग हिस्सों के बारे में, पहले पीएसयू बैंक्स पे वैल्यूएशन और रिस्क रिवॉर्ड पे राय दें। इन लेवल से दो क्वार्टर का कंसोलिडेशन हो चुका है। अजय, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, पीएसयू बैंक आई थिंक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुके हैं। तो वैल्यूएशन उतने एक्साइटिंग नहीं है जितने कि 2-3 साल पहले थे, जब 2019-20 जब इंडिया अपने एनपीएल क्राइसिस से बाहर निकल ही रहा था। ऑब्वियसली उस वक्त पीएसयू बैंक्स काफी चीप थे, और सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ा 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 कम करना होगा। एंड जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, हमें लगता है कि हम वी आर इन द मिडिल ऑफ अ गुड क्रेडिट साइकिल। तो हम क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट क्वालिटी दोनों पे काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस समय, और हमको नहीं लगता कोई बड़ा रिस्क क्रेडिट ग्रोथ या क्रेडिट क्वालिटी में अगले 1-2 साल में आ सकता है। एंड जनरली पीएसयू बैंक्स इस तरह की साइकिल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड कंपेयर टू जहां मार्केट है टुडे, जहां निफ्टी और ब्रॉड मार्केट्स का वैल्यूएशन है, पीएसयू बैंक्स उस कंपैरिजन में स्टिल काफी रीजनेबल हैं। तो देयरफॉर हम पीएसयू बैंक्स पे अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और क्रेडिट ग्रोथ पे जो आने वाले क्वार्टर्स में दिखाई देती है, उस पर क्या व्यू आ रहा है? क्योंकि एक व्यू ये कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ भी एक अच्छे बेस से बढ़िया रिबाउंड देके इस फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी सी मॉडरेट करके, अब क्योंकि बेस बढ़ चुका है, तो अगर ऐसा है तो क्रेडिट ग्रोथ भी जो हमने 15-17% तक कुछ फोर्टनाइट्स में देखी, महीने का डेटा आता है, सॉरी फोर्टनाइट का डेटा जो आता है, अब ये व्यू आ रहा है कि अब थोड़ा मॉडरेट करेगी यहाँ से। क्या ये सही? अगेन अजय, थोड़ा मॉडरेशन होना लाजमी है, बिकॉज लास्ट ईयर का बेस काफी हाई है। लास्ट ईयर हमने जो ग्रोथ देखी है हाई टीन्स में, आई थिंक वो ग्रोथ वापस आना थोड़ा मुश्किल है इस साल, बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर वाज इम्पैक्ट ऑफ कोविड, और वहां से बाउंस बैक हुआ था। आई थिंक अब हम नॉर्मलाइज सिनेरियो में आ गए हैं। नॉर्मलाइज हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ जनरली 1.2 to 1.3 टाइम्स नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहता है। तो अगर आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-11% के आसपास है, तो मिड टीन्स क्रेडिट ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है। एंड जहां तक सेगमेंट्स की बात करें, अगर हम ग्रोथ में काफी सारे सेगमेंट्स में डिसेंट ग्रोथ इन्वेस्टर्स करना मुश्किल नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल काफी सालों बाद इंडिया में स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, एंड बोथ प्राइवेट केपेक्स एंड गवर्नमेंट केपेक्स पे हमारा व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक है, एंड देयरफॉर वहां पे ग्रोथ जारी रहनी चाहिए। इंडिया का हाउसिंग साइकिल 2019-20 से स्टार्ट हुआ, फिर से काफी सालों तक इन फ्रॉम 2013-14 टू 2020 इंडिया का हाउसिंग साइकिल कुछ खास नहीं करा था। अभी हाउसिंग साइकिल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड वहां से डिसेंट ग्रोथ आनी चाहिए। एमएसएमई, एसएमई, रिटेल, ये सेगमेंट्स तो स्ट्रक्चरली इंडिया में ग्रो कर ही रहे हैं, एंड आई थिंक वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप क्रेडिट के सेगमेंट देखेंगे, कहीं भी ऐसा मेजर स्लो डाउन का चांस तो नहीं नजर आ रहा है इस वक्त। राइट, बिल्कुल विनय, आपने एमएसएमई सेक्टर्स की बात की, और हमने देखा भी है कि मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी भी इन स्पेसेस के लिए, एमएसएमई स्पेस के लिए, एनबीएफसी स्पेस के लिए अच्छी दिखी है। क्या ये एक नदर क्वार्टर हो सकता है जहां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है स्पेस में?
अगेन अगर आप थोड़ा सा 3-4 साल पीछे जाएंगे, एमएसएमईज वर हर्ट बिकॉज ऑफ 2-3 इवेंट्स। पहले जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद कोविड आ गया। आई थिंक आफ्टर मेनी ईयर्स, लास्ट 1 or 2 years एंड दिस ईयर, ये नॉर्मलाइज ईयर्स हैं जहाँ पे कोई ऐसा मेजर इकोनॉमिक शॉक नहीं है, कम्युनिटी कॉस्ट नीचे चले गए हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, प्रॉफिट मार्जिन प्रॉब्ली काफी हेल्दी रहेंगे अक्रॉस सेगमेंट। So, to answer your question, I think this year for general corporate profitability decent होने वाला है। That the same thing remains true for MSE, SME, MSME as well. I think जहाँ पे थोड़ा slowdown का risk है वो है export oriented SME, MSME। अगर US और यूरोपियन slowdown जिसके आसार काफी समय से लग रहे हैं given the interest rate hike, अगर वो स्लो डाउन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हुआ तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई एसएमई स्लाइटली हिट हो सकते हैं, बट अदर देन दैट एटलीस्ट डोमेस्टिक ओरिएंटेड कॉर्पोरेट्स, उनका शेप लुक्स वेरी हेल्दी एट दिस पॉइंट। सेक्टर बैंक एमएसएमईज पर तो फोकस है, लेकिन विनय गुड मॉर्निंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें, बैंकिंग के पूरे स्ट्रक्चर में स्मॉल फाइनेंस बैंक भले ही एक छोटा सा हिस्सा है मार्केट शेयर और डिपॉजिट्स के फ्रंट पर, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में जो आउटरीच देखने को मिली है इसने एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को काफ़ी हद तक हेल्प की है। आपको क्या लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक की परफॉर्मेंस भी इन दी क्वार्टर आने वाले नतीजों में मजबूत रहेगी? तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली एनबीएफसी का नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल, राइट? एंड उनके सेगमेंट्स काफी निश हैं, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड सेगमेंट को सर्व करते हैं, वो प्रोफेशनल्स को सर्व करते हैं, वो काफी सेगमेंट्स को सर्व करते हैं जहाँ बैंकिंग एक्चुअली सर्व नहीं करता था। सो इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन उनके पास काफी लंबा रनवे है। आई थिंक वो कई सालों तक फास्ट ग्रोथ देन सिस्टम कर सकते हैं गिवन द काइंड ऑफ सेगमेंट दैट दे सर्व। एंड जहां तक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल है, मोस्ट ऑफ द स्मॉल बैंक्स आर एक्चुअली गिविंग मच हायर रेट देन मार्केट, एंड उस वजह से उनका डिपॉजिट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑब्वियसली बेस इफेक्ट है, उनका बेस स्मॉल है, तो इट्स इजी टू ग्रो बैलेंस शीट एट अ स्मॉलर बेस देन एट अ लार्जर बेस। So a combination of all this, combination of a good microfinance cycle, bottom of the pyramid, जैसे कि हमने बात करी MSME, SME, same applies for bottom of the pyramid की bottom of pyramid भी शॉक से बाहर निकला है काफी सालों बाद, तो वहां पर भी अब थोड़ा रिवाइवल होना चाहिए। और जो सेगमेंट्स वो सर्व करते हैं, व्हीकल्स, ट्रेडर्स, उन सब सेगमेंट में थोड़ा ग्रोथ का सिनेरियो काफी ऑप्टिमिस्टिक है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो overall combined all this, I think हम small finance banks में at this point they look fairly attractive। इनफैक्ट मैं इस पे आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा विनय, अगर हम M&M फाइनेंस को देखें, L&T फाइनेंस को देखें, श्रीराम फाइनेंस में भी यूज ट्रक फाइनेंसियर का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट एक कंपनी जो कंपनी बॉम्ड आउट हो गई थी एक टाइम पे, इंडोस्टार, लोग भूल गए थे कि वो एग्जिस्ट भी करती है ट्रक फाइनेंसिंग में, वो भी एक रेजरेक्ट अपने आप को करने की कोशिश कर रही है, वापस आने की कोशिश कर रही है। ये व्हीकल फाइनेंसियर्स पे आपका क्या व्यू है, वैल्यूएशन पे? आपने कुछ पोजीशन इसके तरफ देखी हुई है अपने फंड में? तो अजय, अगेन एक आंसर करना इस क्वेश्चन का काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि व्हीकल फाइनेंस की वैल्यूएशन अभी काफी उसमें काफी ज्यादा वैरायटी है। कुछ व्हीकल फाइनेंस है जो 3 to 4 times प्राइस टू बुक है, जबकि कुछ व्हीकल फाइनेंस है जो अभी भी क्लोज टू बुक वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में। सो एक सिंगल आंसर देना तो काफी मुश्किल है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बिजनेस मॉडल देखें, जहां पर क्रेडिट क्वालिटी अक्रॉस ईयर्स कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं आया है, जनरली व्हीकल एज अ सेगमेंट हैज स्टार्टेड टू डू वेल। लास्ट ईयर ग्रोथ इन फोर व्हीलर्स वाज वेरी स्ट्रांग। इस साल काफी उम्मीद है कि टू व्हीलर सेगमेंट भी रिवाइव करेगा, एंड टू व्हीलर पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं ग्रोथ को लेकर। तो जनरली अक्रॉस द बोर्ड व्हीकल सेगमेंट ग्रोथ और क्रेडिट क्वालिटी के टर्म्स में डिसेंट लग रहा है। एंड आपने यूज व्हीकल की बात करी, यूज व्हीकल एज ए सेगमेंट इंडिया में इतना स्मॉल है, वहां तो मतलब एज आई सेड काफी सालों तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज जनरली यूज व्हीकल एज a segment can be as big as new vehicles from a market potential point of view. Therefore, vehicle finance as a segment looks attractive. However, from a stock perspective, आपको company specific, sector specific देखना पड़ेगा, because
कुछ कंपनीज है जिनके बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, कुछ कंपनीज है जिनके बिजनेस मॉडल उतने स्ट्रांग नहीं है हिस्टोरिकली, एंड वैल्यूएशंस काफी डिफरेंट है। एज आई सेड, कुछ कंपनीज है जो 3 to 4 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रही है, जबकि कुछ कंपनीज है जो लेस देन बुक वैल्यू है। सो काफी डिस्क्रिपेंसी है इस पूरे सेगमेंट में।